आज हम लोगों ने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है और वो है कैपेसिटेंस। क्लियर है? चैप्टर है कैपेसिटेंस, लेकिन कैपेसिटेंस होती क्या है, कैपेसिटर क्या होते हैं, ये हमें कुछ देर बाद कुछ टॉपिक के बाद पढ़ने को मिलेगा। क्लियर है? तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पहले बिल्कुल बेसिक टॉपिक से, और आज होगा अपना इंट्रोडक्शन पार्ट सारा कवर हो जाएगा इसमें। क्लियर है? सबसे बिल्कुल बेसिक टॉपिक से चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं, ये आपको पहले से मालूम है, फिर भी एक बार लोग पढ़ लेते हैं। क्या है कंडक्टर? क्या है? अ सब्सटेंस व्हिच कैन बी यूज्ड टू कैरी और कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इज कॉल्ड कंडक्टर। क्लियर है? सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर, सबको मालूम है पहले से ही। देयर इन अ मेटेलिक कंडक्टर there are a large number of free electrons which act as a carrier of charge, or you can say charge carrier। आपको पता है कंडक्टर में कंडक्शन ऑफ करंट के लिए या कंडक्शन ऑफ चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से होते हैं? हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन आपने पहले पढ़ी हुई है, एक बार रीडिंग मार लो इसकी। नंबर 2, इंसुलेटर क्या होते हैं पता है आपको? दीज आर द मटेरियल्स which can't conduct electricity, that is they are poor conductor of electricity। for example glass, rubber, ये सारे हमारे किसके एग्जांपल है? इंसुलेटर्स के एग्जांपल है। क्लियर है? तो बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशंस थी, एक बार लर्न कर लो पहले। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। मींस अगर किसी भी कंडक्टर को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। क्लियर है? अभी तक हमें नहीं पता है कि कैपेसिटर क्या होते हैं या कैपेसिटेंस क्या होती है। अभी हम बिल्कुल इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं पहले। तो हेडिंग है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। देखते पहले क्या है इसमें। तो सबसे पहला पॉइंट है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज जीरो। आप पॉइंट्स भी लर्न कर लेना, ये एक्सप्लेनेशन तो हमने देखनी है, पॉइंट्स भी आप लर्न कर लो। तो पहली प्रॉपर्टी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज जीरो। किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितनी होती है? जीरो। इसको प्रूव कैसे किया, बहुत ध्यान सुनना। सबसे पहले सपोज दैट ये हमारा कोई एक कंडक्टर का कोई एक पीस है, स्पेसिमेन है कोई। क्लियर है? ये कोई एक कंडक्टर का एक स्पेसिमेन है। डन। दिस वन, इसको हमने रखा कहां पर है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। मींस ये सिंबल दिस वन, ये है प्लस और ये है माइनस। क्लियर है? इसका मतलब जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किधर है? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये जो डायरेक्शन है दिस वन, ये डायरेक्शन है हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इसको लिखा मैंने ई एक्सटर्नल। क्लियर है? ये डायरेक्शन है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की, किस तरफ? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन जैसे ही आपने इस स्पेसिमेन को इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, आपको पता है हमेशा कि इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। वो किधर मूव होगा? पॉजिटिव। वो किधर मूव होगा? नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इस तरफ है। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है? नेगेटिव पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। वो हमेशा किधर मूव होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन किधर मूव होगा? इस तरफ। क्लियर है? डन। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल इस तरफ, मैं एरो बना रहा हूं, जैसे ही हमारा चार्ज पार्टिकल इस तरफ फ्लो होना स्टार्ट करेगा, ये फ्लो हो रहा है हमारा चार्ज पार्टिकल, मींस कौन सा? इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट फ्लो होना स्टार्ट करेगा, वैसे ही क्या होगा? हमें पता है इलेक्ट्रॉन जहां से जाते हैं वहां पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएंगे। तो इसका मतलब राइट वाले फेस पे चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? राइट वाले फेस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। डन। कुछ ऐसे। क्लियर है? और वो एक्यूमुलेट कहां होंगे आकर के? लेफ्ट वाले फेस पे। तो इसका मतलब लेफ्ट वाले फेस पे चार्ज कैसा आ गया? चार्ज आ गया नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? लेफ्ट वाले फेस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। मींस क्या हुआ कि राइट फेस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और लेफ्ट फेस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब कंडक्टर के अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी?
पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब किस तरफ, कुछ ये डायरेक्शन बनी जो दिस वन, कुछ इस तरफ ऐसे, ये जो एरो बना हुआ है ये एरो, ये किसकी डायरेक्शन है, ये है ई इंड्यूस्ड, जो किसने प्रोड्यूस करी है, किसने इंड्यूस करी है, जो ये चार्ज आ गया इसमें। इसका मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई की थी जो किधर थी, लेफ्ट टू राइट, क्लियर है। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड राइट फेस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, लेफ्ट फेस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। मींस कंडक्टर के अंदर एक और फील्ड क्रिएट हो गई जिसका जो किधर होगी, जो होगी राइट टू लेफ्ट, और उसका नेम आपने क्या दिया हुआ है, ई इंड्यूस्ड, क्लियर है। मींस एक एक्सटर्नल फील्ड लेफ्ट टू राइट जो आपने अप्लाई करी, क्लियर है, उससे इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इधर आ गया नेगेटिव चार्ज, तो एक और फील्ड इंड्यूस हो गई, वो किधर है, वो है राइट टू लेफ्ट, क्लियर है। चार्ज का फ्लो मींस इलेक्ट्रॉन का फ्लो राइट एंड से लेफ्ट एंड तक तब तक होता रहेगा जब तक ये ई एक्सटर्नल और ये ई इंड्यूस्ड दोनों इक्वल नहीं हो जाते। जैसे ये दोनों इक्वल होंगे, डायरेक्शन क्या है दोनों की, अपोजिट, इसका मतलब नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाएगी, जीरो, क्लियर है। मैं सारी बात एक बार समरी में फिर से बताता हूं। आपके पास ये था कोई एक मेटेलिक कंडक्टर, इस मेटेलिक कंडक्टर को आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट टू राइट, मींस इस तरफ, लेफ्ट टू राइट, ये क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एंड है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरफ। लेकिन जैसे ही आपने एक्सटर्नल फील्ड लेफ्ट टू राइट करी, वैसे ही राइट फेस के इलेक्ट्रॉन मूव होने स्टार्ट होंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमेशा एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट होगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे, राइट टू लेफ्ट, क्लियर है। तो राइट फेस पे क्या आ गया, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। लेफ्ट फेस पे क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज। इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से, क्लियर है, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई, कौन सी, ई इंड्यूस्ड, जिसकी डायरेक्शन किधर है, राइट टू लेफ्ट। एक्सटर्नल किधर थी, लेफ्ट टू राइट, क्लियर है। दोनों के मैग्नीट्यूड जब सेम हो जाएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितनी होगी, वो हो जाएगी जीरो, क्लियर है। इस बात को आप लोग एक बार रीड भी कर लो, नोट भी कर लेना। देखा है, शोन इन फिगर, व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज ई एक्सटर्नल, its free electrons begin to move in opposite direction of E external. Negative charges are induced on the left face and positive charges are induced on the right end of the conductor. The process continues till the electric field E induced set up by the induced charges becomes equal and opposite to the E external. Therefore, the net field inside the conductor is always zero. Clear है? Interesting point है। एक दो बार रीड करना, आपको लर्न हो जाएगा, पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए, क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। लिखा है, नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज जीरो एंड एनी एक्सेस चार्ज रिजाइड एट इट्स सरफेस, क्लियर है। तो आपको पता है, अभी आपने प्रूफ किया है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड हमेशा कितनी होती है, जीरो। और आपको पता है E is equal to होता है K Q अपॉन R स्क्वायर, क्लियर है। और आपको पता है एज E यहां पर कितना लिया आपने, जीरो, क्लियर है, E जीरो है, देयरफॉर क्या आएगा, क्लियर है, दैट इज Q इक्वल टू भी कितना आएगा, जीरो। ये पॉइंट आप अच्छे से समझ लो, क्लियर है। नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज जीरो, क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कंडक्टर के अंदर, जीरो, और E इक्वल टू क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। E जीरो तो क्यू भी जीरो। इसका मतलब कोई भी लाइन ऑफ फोर्स, कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होती है, क्लियर ना। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होंगी, हमेशा कहां होंगी, बाहर से ही जाएंगी, कभी कंडक्टर के इनसाइड नहीं जाएंगी। क्यों, बिकॉज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो, चार्ज भी कितना है, जीरो, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। ये मैंने पहले भी प्रूव किया था, आज फिर कर देता हूं मैं। पोटेंशियल इज कांस्टेंट, तो आपको मैंने पढ़ाया था कि E इज इक्वल टू कितना होता था,
डीवी अपॉन डी आर, क्लियर है, इक्वल टू डीवी अपॉन डी आर। माइनस साइन नहीं लिया मैंने बिकॉज हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, क्लियर है। हमें पता है इनसाइड द कंडक्टर ई हमेशा कितना होगा, जीरो। ई अगर जीरो है तो डीवी अपॉन डी आर भी कितना होगा, जीरो। डन, क्लियर है। तो डीवी भी कितना होगा, जीरो। इसका मतलब v क्या आएगा, इसका मतलब v इक्वल टू यहां पर क्या आएगा, वो आएगा कांस्टेंट। ये बात पहले भी कर चुका हूं एक बार, थोड़ा स्पीड से कर लो। इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल इज ऑलवेज कांस्टेंट, क्लियर है। डन, तो ये हो गया अपना थर्ड पॉइंट, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखना, नेक्स्ट पॉइंट है जस्ट आउटसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आप इस पॉइंट को भी प्रूव कर चुके हो, कैसे देखते हैं एक बार। सपोज दैट, फिर से आपके पास ये कोई, आपके पास सपोज दैट ये कोई कंडक्टर है, चाहे आप स्फेरिकल बना लो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं इसमें। ये मान लो कोई ऐसे करके ये कोई कंडक्टर है, इन्होंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी, इस कंडक्टर के परपेंडिकुलर, क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस कंडक्टर की होती है परपेंडिकुलर। चलो एज्यूम करते हैं, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे करके गिवन है, कितने डिग्री पे गिवन है, मान लिया हमने थीटा डिग्री पे गिवन है, क्लियर है। डन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा डिग्री पे गिवन है तो इसका ये वाला कंपोनेंट जो सरफेस के अलोंग होगा वो कितना आ जाएगा, ई कॉस थीटा। क्लियर मेरी बात की नहीं, फिर से एक बार, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट नॉर्मल टू द सरफेस इट विल हैव अ कंपोनेंट टेंजेंशियल टू द सरफेस, कौन सा, ई कॉस थीटा। जब कोई भी कंपोनेंट सरफेस के अलोंग आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, ड्यू टू दिस कंपोनेंट सर्किट में करंट का फ्लो क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। सर्किट में करंट का फ्लो स्टार्ट होगा। लेकिन आप चैप्टर कौन सा कर रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई भी करंट तो होती नहीं है कभी। अगर करंट नहीं है इसका मतलब ई कॉस थीटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो ई कॉस थीटा है वो इसका मतलब यहां पर कितना है, जीरो है, क्लियर है। थीटा क्लियर ना, ई कॉस थीटा कितना है, जीरो। हमें पता है ई जीरो है नहीं, इसका मतलब कॉस थीटा यहां पर कितना है, जीरो। इसका मतलब थीटा यहां पर कितना है हमारा, 90 डिग्री। सब लोग चेक कर लो, अगर नहीं समझ में आ रहा मैं फिर से बताया था एक बार, फिर से देखना कैसे कहा मैंने, क्या कहा मैंने, कहा कि सपोज दैट ये है आपका कोई एक कंडक्टर, क्लियर है। ये मान लो कोई कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस कंडक्टर के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। ये बोलते हैं अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ ऐसे करके ये है, इस तरह से ऐसे है, क्लियर है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा, क्लियर है। तो ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, ई कॉस थीटा, क्लियर है। ड्यू टू दिस ई कॉस थीटा सरफेस में क्या प्रोड्यूस होगी, करंट। लेकिन हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करंट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इसका मतलब ई कॉस थीटा यहां पर कितना है, इसका मतलब ई कॉस थीटा है जीरो, क्लियर है। ई जीरो है नहीं, आपको पता है, इसका मतलब कॉस थीटा यहां पर कितना है, जीरो। इसका मतलब थीटा यहां पर कितना हमारा, 90 डिग्री, मतलब ई सरफेस के क्या है, हमेशा परपेंडिकुलर। ये बात लास्ट क्लास में बताई थी मैंने, फिर से बता दी एक बार, पढ़ लेते हैं नीचे। If the electric field is not normal to the surface, it will have a component tangential to the surface, which will cause the flow of charge. Clear है? Producing surface current. But no such current can exist under static condition because unit कौन सी, electrostatic. Hence, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी हमेशा वो क्या होगी, सरफेस के नॉर्मल ही होगी, बिकॉज ऐसा कोई कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्लियर है। तो ये पॉइंट भी आप एक लर्न कर लोगे, क्लियर, डन। तो ये थी एक और प्रॉपर्टी अपनी, डन, क्लियर है, क्लियर मेरी बात। तो ये थी अपनी 4 प्रॉपर्टीज थी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्लियर है, डन। देखते हैं, याद है सबको, ये था अपना बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। 4 प्रॉपर्टीज कौन सी थी, एक बार चेक करो सब लोग। पहली प्रॉपर्टी थी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज जीरो।
सेकेंड प्रॉपर्टी थी नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज जीरो, थर्ड प्रॉपर्टी थी पोटेंशियल इज ऑलवेज कांस्टेंट, क्लियर है, एंड फोर्थ प्रॉपर्टी थी आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर, क्लियर है। तो ये एक टॉपिक आप लर्न कर लोगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है अपना, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, क्लियर है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, रियल लाइफ का टॉपिक है, रियल लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस है, समझना एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है। सपोज दैट आपके पास कोई, ये मान लिया ऐसे करके, ये कोई एक कंडक्टर है, क्लियर है, ये कोई एक कंडक्टर है, डन। इस कंडक्टर को आप जब भी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाते हो तो इसका बिहेवियर क्या होगा, चेंज। बिहेवियर चेंज क्यों होगा, क्योंकि इस पे लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर से एक बार, ये कोई मेटालिक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाओगे तो इस पे लगेगा फोर्स और इसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, चेंज। आप चाहते हो कि इस मेटालिक बॉडी या इस मेटालिक कंडक्टर या इस मेटालिक इंस्ट्रूमेंट का बिहेवियर चेंज ना हो, तो आप क्या करोगे, आप इस कंडक्टर को, क्लियर है, किसी स्फेरिकल शेल के अंदर रख दोगे, डन। और उस स्फेरिकल शेल को अगर आप ले जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, डन, तो आपको पता है स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, हमेशा जीरो। मींस उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस कंडक्टर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट स्फेरिकल शेल के अंदर होगा ही नहीं, बिकॉज स्फेरिकल शेल के अंदर तो फील्ड कितनी होती है, जीरो। इसका मतलब इस कंडक्टर के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब इस कंडक्टर को आपने प्रोटेक्ट कर लिया, किससे करा प्रोटेक्ट आपने, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। फिर से तारा एक बार, आपके पास सपोज दैट ये कोई मान लो एक आपका इंस्ट्रूमेंट है, मेटालिक इंस्ट्रूमेंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्लियर है। आप इस इंस्ट्रूमेंट को लेकर के किसी ऐसे एरिया में चले गए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पे लगेगा फोर्स और इसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, चेंज। आप चाहते हो इस इंस्ट्रूमेंट का बिहेवियर चेंज ना हो, तो आप क्या करोगे, आप इसको किसी मेटालिक स्फेरिकल शेल या किसी मेटालिक बॉडी के अंदर रख दोगे, क्लियर है। उस पूरी मेटालिक बॉडी को फिर ले जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। आपको पता है किसी भी मेटालिक बॉडी या स्फेरिकल शेल के अंदर फील्ड कितनी होती है, जीरो, क्लियर है। इसका मतलब ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से बच जाएगा, बिकॉज अंदर फील्ड कितनी है, जीरो, ये कोई फोर्स रियलाइज करेगा ही नहीं। इसका मतलब इसको आपने प्रोटेक्ट कर लिया किससे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारी जो रिस्ट वॉच होती है, जो हमारी हैंड वाली जो वॉच होती है, उसका डायल हमेशा मेटल का बना होता है। अगर उस वॉच को आप किसी फील्ड के अंदर भी ले जाते हो तो वॉच के जो हैंड्स है उनके बिहेवियर में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेटलिक डायल की क्या होती है, बाहर रह जाती है, अंदर आ ही नहीं पाती, क्लियर है। तो देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है क्या। ये बोलते हैं इट इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग अ सर्टेन रीजन फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर नहीं, मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग अ सर्टेन रीजन। किससे करना है प्रोटेक्ट, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से करना है प्रोटेक्ट, इज कॉल्ड, हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। सच अ फील्ड फ्री रीजन इज कॉल्ड, हम क्या बोलते हैं उसको, इज कॉल्ड फैराडे केज। मीन जो आपको आपका जो वॉच का जो मेटालिक डायल है वो क्या हमारा, वो है फैराडे केजेस। अब एक बार सिंपल इंट्रोडक्शन पार्ट, बोलते हैं सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड अप्लायंसेस आर अफेक्टेड सीरियसली विद स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जब आप या अप्लायंस को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आते हो तो उसका बिहेवियर क्या होता है, चेंज। देयर वर्किंग सफर्स एंड दे मे स्टार्ट मिसबिहेविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ अनवांटेड फील्ड, क्लियर है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कैन बी अचीव्ड बाय प्रोटेक्टिंग एंड इनक्लोजिंग, बॉन्ड पॉइंट है, बताया था मैंने भी, प्रोटेक्टिंग एंड इनक्लोजिंग द सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर, क्लियर है कि नहीं। आपने क्या करा, उस सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट था आपका जो आपकी वॉच के जो नीडल्स थी, जो आपकी हैंड्स थे, उन्हें कहां रख दिया आपने, उन्हें रख दिया हॉलो कंडक्टर के अंदर। बिकॉज इनसाइड हॉलो कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो।
द एब्सेंस ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, पता है आपको कंडक्टर के अंदर से कोई लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं होगी, द एब्सेंस ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड द कंडक्टर मींस दैट नो फोर्स एक्ट इनसाइड इट, क्लियर है, thus the inner hollow side of the conductor remains unaffected by the external field. It is for this reason it is safer to sit in a car on a bus during lightning rather than to stand under a tree or on the open ground, क्योंकि आपकी जो कार है, जो बस है, वो बिहेव कैसे करेगी एज अ फैराडे केज, जो भी लाइटनिंग होगी, लाइटनिंग से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो सारी की सारी रिजाइड कहां पर करेगी, कार या बस की बॉडी पे रिजाइड करेगी, आपके अंदर उस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्लियर है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना, थ्योरी सेक्शन है, डेफिनेशन वाला सेक्शन है, क्लियर है। मींस किसी भी अप्लायंसेस को, किसी भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसे कहां रख देंगे, किसी भी हॉलो कंडक्टर के अंदर। हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो, क्लियर है। लाइन ऑफ फोर्स हॉलो कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होंगी, क्लियर है। तो एक्सटर्नल फील्ड का इफेक्ट, क्लियर है, उस इंस्ट्रूमेंट पे नहीं पड़ेगा। डन। नेक्स्ट पॉइंट सी में बोलते हैं एप्लीकेशंस क्या क्या है, आपको पता है। फर्स्ट एप्लीकेशन अपने आप पढ़ लो, मालूम है आपको, बताने की जरूरत नहीं है, दोनों पढ़ लो, फर्स्ट सेकंड दोनों, ठीक है। It is safest to sit inside a car rather than near a tree or on the open ground. Clear है? Sensitive components हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उन्हें कहाँ रखा हमने, by placing metal shields around them, उन्हें कहाँ रख देंगे, किसी मेटेलिक या हॉलो कंडक्टर के अंदर। तो ये एक छोटा सा स्कूल एग्जाम के लिए 1 या 2 मार्क में क्वेश्चन बन गया, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, क्लियर है, एंड राइट इट्स एप्लीकेशन, क्लियर है। डन। तो ये पॉइंट हो गया, थ्योरेटिकल पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, अब बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस। आप नोटिस करो, अभी तक आपको नहीं पता है कि कैपेसिटर क्या होते हैं, अभी तक हमने जो चैप्टर का नेम था वो तो पता ही नहीं किया होता क्या है, वो धीमे धीमे देखो आ रहा है आगे। तो हम बात कर रहे हैं पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस क्या होती, क्लियर है। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है हर कंडक्टर की क्या होती है, चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी, हर कंडक्टर की चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है, उसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस या सिंपली कैपेसिटेंस, कैपेसिटर नहीं, कैपेसिटेंस, क्लियर है। तो बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इट इज एन एबिलिटी और कैपेसिटी, इट इज एन एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर चार्ज ऑन इट, क्लियर है। हर एक की अपनी क्या होती है, हर कंडक्टर की अपनी एक चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। जैसे हम लोग हैं सारे, हम लोगों की भी क्या अपनी अपनी, हर एक बंदे की अलग अलग कैपेसिटी होती है खाना खाने की, कोई ज्यादा, कोई 4 चपाती खाता है, कोई 5, कोई 10, जैसे हर पर्सन की, क्लियर है, जैसे हर पर्सन की खाना खाने की कैपेसिटी होती है, चपाती खाने की कैपेसिटी होती है, वैसे ही हर एक कंडक्टर की चार्ज स्टोर करने की भी कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, उसी को हम बोलते हैं उसकी कैपेसिटेंस, क्लियर है। आपको अच्छे से पता है कि V इज इक्वल टू, आपने पढ़ा हुआ है, V इक्वल टू होता था K Q अपॉन R, पता है आपको, V इक्वल टू कितना था, K Q अपॉन R। इसका मतलब V किसके प्रोपोर्शनल है, Q के, और यू कैन से Q प्रोपोर्शनल किसके है, V के। डन। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब आपने प्रोपोर्शनल साइन हटाया और वहां क्या लगा दिया है, कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट लगाया आपने वहां पर, C। यहीं से चैप्टर आपका ट्रैक पे आ रहा है, धीमे धीमे फार्मूले मिलने स्टार्ट हो रहे हैं, क्लियर है। C यहां पर क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, क्लियर है। फिर से एक बार, V इक्वल टू था KQ बाई R, मींस V प्रोपोर्शनल किसके है, Q के, या क्लियर है, या उल्टा लिख दें, Q प्रोपोर्शनल V, हटाया प्रोपोर्शनल, लगा दिया कांस्टेंट, Q इक्वल टू कितना आ गया, CV। C is a constant and it is called capacitance of the conductor, क्लियर है। तो आज के बाद से हमें अब हर टॉपिक में ये वर्ड सुनने को मिलेगा तुम्हें,
कौन सा? वो होगा कैपेसिटेंस। अब अगर हमें कैपेसिटेंस की डेफिनेशन निकालनी है तो वहीं से निकालेंगे। कैसे? अगर हम V कितना मान लें 1, क्लियर है, V रख दें 1, तो Q इक्वल टू कितना आ गया C, या फिर C इक्वल टू कितना आ गया Q। तो यहां से कैपेसिटेंस की डेफिनेशन निकाला है क्या? कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय कितना? यूनिटी। मींस किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 यूनिटी तक इंक्रीज करने के लिए जितना चार्ज रिक्वायर्ड है वही क्या है उसकी कैपेसिटेंस। यहां से इससे आपको ये वाली डेफिनेशन भी अब आप जस्टिफाई कर सकते हो। इसका मतलब 1 पोटेंशियल बढ़ाने के लिए जितना ज्यादा चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा, 1 पोटेंशियल बढ़ाने के लिए जितना ज्यादा चार्ज सप्लाई करोगे उतनी ज्यादा क्या होगी उसकी कैपेसिटेंस। मींस उतनी ज्यादा क्या होगी उसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी। क्लियर है कि नहीं? मैंने आपसे कहा 1 टाइम, एक टाइम का खाना खाने के लिए, क्लियर है, जो जितनी ज्यादा चपाती की रिक्वायरमेंट होगी, जितना ज्यादा चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, उतनी ज्यादा क्या है इसका मतलब आपकी खाना खाने की कैपेसिटी। वैसे ही 1 पोटेंशियल बढ़ाने के लिए जितना ज्यादा चार्ज की जरूरत पड़ेगी उतनी ज्यादा क्या होगी कैपेसिटेंस। क्लियर है? डन। इसका मतलब किसी भी कंडक्टर की जो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है वो क्या होगी, उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट तक बढ़ाने के लिए जो चार्ज सप्लाई करोगे वही क्या होगी उसकी कैपेसिटेंस। ज्यादा चार्ज मींस ज्यादा कैपेसिटेंस, कम चार्ज मींस कम कैपेसिटेंस। क्लियर है? डन। यहां से ये पॉइंट मिल गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां से क्या मिल गया हमें, फार्मूला किसका? C का। तो C का फार्मूला क्या बन जाएगा वहां से देख लो आप लोग बार। C इक्वल टू कितना बन जाएगा इसका मतलब Q अपॉन V। यहां लिखता हूं मैं, C इक्वल टू कितना बन जाएगा इसका मतलब Q अपॉन V। ये फार्मूला आपका हर जगह पे यूज भी होगा। क्लियर है? तो ये निकल आई कैपेसिटेंस की डेफिनेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, किस पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। मींस आपने अपने कंडक्टर को कहां रखा हुआ है, वैक्यूम में या किसी मीडियम में। नंबर 3 किस पे डिपेंड करता है, presence of the outer conductor in its neighborhood, and fourth, capacitance of a conductor does not depend on the nature of material। खास बात है, डिपेंड किस पे नहीं करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे एंड अमाउंट ऑफ चार्ज पे। सर अभी तो आपने बताया था कि C इक्वल टू Q अपॉन V, तो फॉर्मूले में तो Q आ रहा है, लेकिन आपने यहां तो लिख दिया अमाउंट ऑफ चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता। कैसे वेट करना मैं बताऊंगा आगे आपको, जब इसका फार्मूला आगे प्रूव करोगे आप देखना किसी भी फार्मूले पे कहीं पर भी Q आ ही नहीं रहा होगा। ठीक है ना? तो फिलहाल अभी आप पढ़ लो कि किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है और किन पे डिपेंड नहीं करता है। शेप और साइज पे डिपेंड करेगा, किस मीडियम में रखा है उस पर डिपेंड करेगा, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, और डिपेंड किस पे नहीं करेगा, किस मटेरियल का वो बना है और उस पे कितना चार्ज है। डन। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट नया वर्ड, यूनिट क्या है इसकी, यूनिट है इसकी फैरेड। यूनिट है इसकी फैरेड। अगर आपसे कहा जाए 1 फैरेड को डिफाइन करो तो आप बिल्कुल सिंपल, आपको पता था कि C इक्वल टू कितना होता था, Q अपॉन V। C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। अगर आप Q मान लो कितना 1 कूलम, Q मान लो 1 कूलम, V मान लो कितना 1 वोल्ट, ये दोनों SI यूनिट है ना, कूलम भी SI है, CGS और वोल्ट भी SI है। डन। तो 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट, तो C भी कितना आएगा 1 अपॉन 1 मींस 1, और 1 किसके बराबर होगा वो, C क्या होगा 1 फैरेड। क्लियर है मेरी बात? C क्या था फैरेड, SI में, तो Q भी कितना रख दिया SI में, V भी कितना रख दिया SI में, दोनों कितने मान लिए 1 1, तो C भी कितना आ गया 1 फैरेड। Capacitance of conductor is said to be 1 farad when a charge of 1 coulomb raises its potential through कितना 1 volt. Means if 1 volt potential is required to increase the charge by 1 coulomb, ठीक है, then capacitance is 1 farad. Clear? Done? ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट। अब इसका एक पॉइंट थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। अब हम बात करने जा रहे हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। बिल्कुल सिंपल, C इक्वल टू Q अपॉन V। Q ऐसे रखा, V रख दिया W अपॉन Q, Q ऊपर ले गए,
क्यू स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू। क्यू का डायमेंशन फार्मूला आपको पता था 80, तो आ गया a स्क्वायर टी स्क्वायर। डब्ल्यू का फार्मूला ml स्क्वायर टी माइनस 2, सॉल्व किया और वो आ गया उसका डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर है? डन। तो ये सारा पार्ट था, इंट्रोडक्शन पार्ट था, ये आप रिवाइज करोगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? ओके, थैंक यू।